नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आज उस दौरे का समापन हो जाता है। नरेंद्र मोदी जब बिहार दौरे पर आते हैं तो बिहार में काफी पोस्टरबाजी भी होता है, रोड शो भी होता है, बिहार में एक चुनावी रैली भी हो जाता है। लोग अलग अलग तरीके से नरेंद्र मोदी के स्वागत करते हैं। कोई फूलों से स्वागत करता है, कोई शंख से स्वागत करता है। ये वीडियोस में आप देख रहे हैं। लेकिन इस तमाम परिस्थितियों के बीच में आज हम बात करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस बिहार दौरे के पीछे का उद्देश्य क्या है। आज हम नरेंद्र मोदी जिस मगध के क्षेत्र में राजनीतिक रैली किए हैं, उस मगध के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति क्या है। और कल के रोड शो में एक बात और देखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर ही नहीं आए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नरेंद्र मोदी के साथ नजर नहीं आए। जब एनडीए के मीटिंग में गए थे तब भी नीतीश कुमार इस तरह से खपा होकर मीटिंग शुरू होने से कुछ देर के बाद ही निकल गए थे और वो मीटिंग के अंत तक नहीं रहे थे। अब दूसरी कहानी ये है कि नरेंद्र मोदी जब आते हैं बिहार, तब बिहार के मुख्यमंत्री स्वागत करने के लिए तो रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो का हिस्सा नहीं बनते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो में शामिल नहीं होते हैं। यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से दूरी क्यों बना रहे हैं। क्या इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है? इस मगध और सहानाबाद इलाका में जहां पीएम नरेंद्र मोदी का रैली हुआ, जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज चुनावी रैली किए, जहां नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी मैसेज दिया, उस जगह पर 55 सीटों का वो गणित जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रही है, और उस गणित के कारण ही भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे साथियों। पहले आपको बताते चले कि कल जब पीएम मोदी रोड शो निकाल रहे थे पटना की सड़कों पर, चारों तरफ तिरंगा ही दिख रहा था। ये वीडियो आप हम देख सकते हैं जिसमें पटना की सड़कों पर आपको तिरंगा ही नजर आएगा। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट में भी एक उद्घाटन का कार्यक्रम करते हैं। आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी जब बिहार आते तो बिहार में कुछ सवाल है जो बिहार की जनता के मन की सवाल है। पहला, रोजगार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में फैल रही है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र स्तर पर भी बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है। इसके अलावा शिक्षा के स्तर पर भी बिहार में दयनीय स्थिति है। भ्रष्टाचार बिहार में काफी ज्यादा है और बिहार में हाल के दिनों में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हत्याएं बिहार में लगातार हो रहा है। इन तमाम मसलों पर बिहार में बिहार की सरकार फेल है। अब बताते चले कि आरजेडी ने भी एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उस रिपोर्ट कार्ड को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रिपोर्ट कार्ड में आरजेडी ने बिहार की सरकार की रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और ये रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है जरा देखिए। नौकरी व रोजगार में बिहार की सरकार फेल, स्वास्थ्य की सुविधा में बिहार की सरकार फेल। 2005 से 25 के बीच का ये रिपोर्ट कार्ड यूं कहिए आरजेडी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें बताया गया अपराध पर लगाम लगाने में बिहार की सरकार फेल, पलायन में नियंत्रण में बिहार सरकार फेल, भ्रष्टाचार के रोक में बिहार सरकार फेल, नौकरशाही में बिहार सरकार फेल, स्टेट सरकार में बिहार सरकार फेल, नए निवेश में बिहार सरकार फेल है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बिहार सरकार फेल है, गड्ढा मुक्त सड़क में बिहार सरकार फेल है। ये आरजेडी की तरफ से जारी किया गया रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें बिहार की सरकार की फेलियर का एक रिपोर्ट कार्ड है। बिहार की सरकार की वो रिपोर्ट कार्ड है जिस रिपोर्ट कार्ड को आरजेडी ने पेश किया और वाकई बिहार में अपराध बढ़ रही है। और इस बात को आप इस नजरिए से भी देखिए कि पिछले 20 सालों से नीतीश और बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिहार के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार के लोग आज भी पलायन कर रहे हैं। बिहार के लोग आज भी भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं। तो हम आते हैं उस मुद्दे पर बिहार के विक्रमगंज में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली किया। तो उस रैली के पीछे का उद्देश्य क्या था? पीएम नरेंद्र मोदी ने विक्रमगंज में रैली क्यों किया? इसके पीछे उन 55 सीटों की गणित को समझिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी केवल 5 सीटें जीती है, जेडीयू 2 सीटें जीती है, जीतन राम मांझी के जो हम हैं वो भी इसी क्षेत्र से 3 सीटें जीती है। बाकी 45 पर विपक्ष का कब्जा है। लोकसभा चुनाव 2024 का देखें तो इस क्षेत्र में 8 लोकसभा सीट आता है और उन 8 लोकसभा सीटों में 60 पर एनडीए हार गया। यानी बिहार में एनडीए टोटल 10 सीटें हारा, लेकिन उन 10 सीटों में जो एनडीए हारा उसमें 7 सीटें तो इसी क्षेत्र में हारा, यही मगध के इन 55 विधानसभा वाली सीटों में, जिसमें 8 लोकसभा सीट आता है। इस क्षेत्र में एनडीए की जो करारी शिकस्त हुई, 8 लोकसभा सीटों में 60 लोकसभा सीटों को हार गए। केंद्रीय मंत्री हार गए, आर.के. सिंह हार गए, रामप्रताप यादव हार गए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। मतलब साफ है, जातीय समीकरण, माले का जनाधार और दलित अति पिछड़ा और वोट और विपक्षी एकता ने यहाँ एनडीए को परास्त कर दिया।
एनडीए को लगता है कि इस बार एलजेपी, रामविलास और आरएसपी जैसे पुराने सहयोगी के बदौलत, जो कि लोकसभा में साथ थे फिर भी सफलता नहीं मिली, लेकिन विधानसभा में शायद सफलता मिल जाए। लेकिन असली सवाल क्या है, क्या अब जनता सिर्फ चेहरे देखेगी या काम भी देखेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, जो विधायक है, बीजेपी खुद की अंदरूनी सर्वे में ये पता कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायकों से जनता असंतुष्ट है। और इस समय टोटल 75 विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 40% टिकट कटेगा, यानी 75 विधायकों में 40% टिकट काटने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर इन तमाम पुराने चेहरों को हटाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता असंतुष्ट है पुराने चेहरों से। पुराने चेहरे जो है वो अब जनता के लिए, आप कह सकते हैं, जनता उन चेहरों पर विश्वास नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका जो रिपोर्ट कार्ड उनके विधानसभा या लोकसभा सीट का है वो काफी खराब है। जनता की काम नहीं हो रही है, जनता उनसे कहीं ना कहीं नाराज है और वो अब दिखने लगा है साथियों। स्थिति में मगध के इस क्षेत्र में विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत है और विपक्ष की मजबूती के कारण ही नरेंद्र मोदी का लीड हो रहा हुआ है। चुनाव में 5 महीने है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र को साधने की कोशिश किए। इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो जातीय जनित है, उसे राष्ट्रवाद की रंग में, उसे ऑपरेशन सिंदूर के रंग में कहीं रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये करना आसान नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद की अंदरूनी सर्वे है और खुद की अंदरूनी सर्वे कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 75 मौजूदा विधायकों में 40% टिकट काटा जाए, वरना भाजपा की हाल बिहार में देरियां हो सकती है। और भाजपा का अंदरूनी सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बिहार में दयनीय स्थिति में है और बिहार का जो भारतीय जनता पार्टी इंटरनेट सर्वे करवा रही है, उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का अंदेशा है। और इस कारण से भाजपा अब पुराने चेहरों को बदलने की तैयारी कर रही है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम है जिनका टिकट कटना लगभग तय हो चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी कठोर कदम उठा रही है। आपको बताते चले कि विक्रमगंज में चुनावी रैली के दौरान बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का सौगात पीएम नरेंद्र मोदी दिए। विक्रमगंज में जो नरेंद्र मोदी का रैली हुआ, उससे अब तक का सफल रैली बिहार में आप नहीं कह सकते। भीड़ था, लेकिन उस हद तक भीड़ नहीं था जो नरेंद्र मोदी का लहर पहले नरेंद्र मोदी के लिए भीड़ आया करता था, उस हद तक नहीं था। वैसे भीड़ में पैसे से लाए जाते हैं, ये भी सच्चाई है। भाजपा के लोगों ने पूरा मेहनत किया नरेंद्र मोदी के रैली को सुपरहिट बनाने की, लेकिन शायद इस बार उतना सुपरहिट नरेंद्र मोदी का रैली नहीं हुआ। लेकिन तमाम परिस्थितियों में हम नरेंद्र मोदी के रैली का एलायंसेस नहीं कर रहे हैं, हम ये एलायंसेस कर रहे हैं कि जिस जगह पर नरेंद्र मोदी रैली किए उसके सटे 55 सीटों पर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए एक असर छोड़ना चाहते हैं। इन 55 सीटों पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एक बार फिर से इन 55 सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत स्थिति में आए, क्योंकि ये विपक्ष का किला लोकसभा में भी ये दिखाया गया और विधानसभा का चुनाव में भी ये नजर आया कि ये जो 55 सीटें हैं, यहाँ पर विपक्ष का एक तरह से आप कह सकते हैं किला बन चुका है। लोकसभा में इस इलाका में 8 सीटें आता, 8 लोकसभा सीटें, उसमें 60 विपक्ष ने जीता और टोटल बिहार में विपक्ष ने 40 लोकसभा सीटों में कितना जीता, 10 लोकसभा सीटें जीता। और 10 में से 60 सीट जो है वो इसी इलाके से आता है, मगध के इसी क्षेत्र से आता है, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली हुआ, विक्रमगंज में जहां पीएम नरेंद्र मोदी का रैली हुआ। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, निशान खड़ा होता है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी उस जातीय गणित को तोड़ने आए? क्या पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ा मैसेज देने के लिए आए? क्या नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा मैसेज देने के लिए आए? क्योंकि रोड शो में भी नरेंद्र मोदी रोड शो पटना में किए, पटना में रोड शो के जरिए नरेंद्र मोदी अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश किए। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ साथियों कि बिहार की राजनीति में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हाल काफी कठिन है। भाजपा भले ही कह रहे हैं कि 230-225 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन बिहार में जितना आसान नहीं। बिहार बिल्कुल एक नया तरीके से जीता है और बिहार में इस समय सत्ता परिवर्तन का एक लहर दिख रहा है, एक वेव दिख रहा है। लेकिन जो आने वाले चुनाव जब नजदीक आएगा तब इस मामले में विस्तार से हम कह सकते हैं। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी का रैली के बाद क्या बिहार पर असर पड़ता है? क्या मोदी एक झटके में वोट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो रैली का असर है वो अगर बिहार पर पड़ता है तो समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया है कि नरेंद्र मोदी के रैली का असर पड़ जाए बिहार में। लेकिन बिहार की जनता का मूड कुछ और है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी बिहार में थे तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था मोदी फैल बिहार। ये सब कुछ बता रहा है कि जनता अब नरेंद्र मोदी से नाराज है, जनता मोदी से कहीं ना कहीं नाराज है
और मोदी को भी ये समझ में आ रहा है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार इन विषयों पर गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बताते चले कि बिहार से नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज दिया। नरेंद्र मोदी ने कह दिया दोबारा फन उठाया तो बिल से घिस कर कुचल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ये दूसरा अल्टीमेटम दिया। इससे पहले भी बिहार से ही नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था, और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। इस समय भी सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 आपको नजर आ जाएगा। जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर फिर से आपको नजर आएगा, जब पाकिस्तान पर एक बार फिर से भारतीय सेना एक बड़ा स्ट्राइक करती नजर आएगी। लेकिन उन तमाम मुद्दों पर आज हम बिहार की राजनीति पर जिक्र कर रहे हैं, बिहार की चुनावी राजनीति पर जिक्र कर रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति में इस बार नरेंद्र मोदी बिल्कुल कमजोर पिच पर खेल रहे हैं? नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ चुका है जो कमजोर पिच है उसके पहले मजबूत किया जाए। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 40% पुराने नेताओं की टिकट काटने जा रही है। 40% पुराने नेताओं की टिकट काटेगी तो इससे भी भाजपा एक बड़ा मैसेज देगी। भाजपा जो 40% टिकट काटने जा रही है उस पर हम किसी और वीडियो में विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मगध के जिस क्षेत्र में पीएम मोदी का रैली हुआ उस क्षेत्र की सच्चाई ये है कि वहां पर 55 सीटों में बस 10 सीटों पर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 10 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, बाकी 45 सीटों पर वहां पर विपक्ष हावी है। इसके साथ ही बताते 2024 के लोकसभा चुनाव में 8 लोकसभा सीटों में 60 पर एनडीए हार गया। इन तमाम परिस्थितियों को जब हम देखें तो हम यही कह सकते हैं कि एनडीए के लिए ये जो क्षेत्र है जहां विक्रमगंज में पीएम मोदी रैली करने गए, मगध का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। और इस बार भी महागठबंधन उसी स्वरूप में है, और महागठबंधन उसी स्वरूप में है तो फिर से महागठबंधन उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बन सकता है, भाजपा के लिए यह लड़ाई कठिन हो सकता है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये जमीन है वो आगे चलकर शायद बिहार की जमीन और कमजोर होता नजर आए, और इस बात को नरेंद्र मोदी भी भाप चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए बिहार आए और नरेंद्र मोदी ने 50,000 करोड़ के योजनाओं को दे दिया, क्योंकि लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मोदी फेल बिहार। लगातार पलायन का मुद्दा उठ रहा है, लगातार रोजगार का मुद्दा उठ रहा है। इन तमाम मुद्दों में नीतीश गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी का ये जो डबल इंजन की सरकार है वो फैल रहा है बिहार में, और बिहार की जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों पर इस बार वोट करना चाह रही है। बिहार की जनता का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी बन चुका है, बिहार की जनता का मुद्दा पलायन बन चुका है, और बिहार की जनता इन्हीं मुद्दों पर अगर वोट करेगी तो समझ जाइए कि एनडीए के लिए राह मुश्किल हो जाएगी, एनडीए के लिए रास्ता मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है सीधे तौर पर हमें कभी सत्ता नहीं मिला, नीतीश कुमार और तेजस्वी के पास ही सत्ता रहा है, हमारे पास तो कभी सत्ता में नहीं आया। लेकिन जनता ये देख रही है अगर तेजस्वी के 2 सालों को छोड़ दे, 2-3 सालों को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद जो है जो आप कह सकते हैं कि नीतीश सरकार है 50% आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास रहा है। नीतीश सरकार में भाजपा ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया, भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाया, और भाजपा के पास महत्वपूर्ण विभाग रहे तो भारतीय जनता पार्टी अपने विभाग का ही काम बता दे कि जो भाजपा के पास विभाग है, जैसे भाजपा के पास स्वास्थ्य विभाग है तो भारतीय जनता पार्टी बता दे कि स्वास्थ्य सेक्टर में भाजपा ने क्या काम किया है, सच्चाई बता दे। और सच्चाई भाजपा क्या बताएगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूट्यूबर है मनीष कश्यप, वो पीएम से जाते तो उनकी पिटाई हो जाती। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो दयनीय स्वास्थ्य व्यवस्था रखा है, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार को बर्बाद कर दिया उसके लिए कोई और श्रेय नहीं लेगा, नरेंद्र मोदी को भी उसका भी श्रेय लेना होगा उस बर्बादी का जो उन्होंने बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार को बर्बाद करने के कोई कसर नहीं छोड़ा। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, मंगल पांडे बस 5 काम बता दे जो वो बिहार के लिए किए। नीतीश कुमार कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बनने जा रहा है, तो पीएमसीएच की सच्चाई क्या है वो पत्रकार मनीष कश्यप से ही पूछ लीजिए, कश्यप से पूछ लीजिए जिनकी पिटाई पीएमसीएच में होता है। लेकिन मनीष कश्यप केवल पत्रकार नहीं है बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, यानी भाजपा के नेता मनोज तिवारी के भी करीबी माने जाते हैं। आजकल वो भाजपा के विरोध कर रहे हैं, वो पीएम नरेंद्र मोदी के रैली में भी जाने का विरोध कर रहे थे।
अब मनीष कश्यप को जो पिटाई किस प्रकार से पीएमसीएच के अंदर होती है वो एक बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। क्या पीएमसीएच जाने का मतलब लोगों की पिटाई का मतलब है? मैं पीएमसीएच के डॉक्टरों पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टरों की कोई कसूर नहीं है, वो जो डॉक्टर वहां पर रहते हैं उनकी कोई कसूर नहीं है। कसूर तो एक व्यक्ति का है जो पटना के गड्ढे में बैठा हुआ है, वो है मंगल पांडे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के दयनीय हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मंगल पांडे जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है जो बिहार के मुख्यमंत्री है। अब इसके लिए डॉक्टरों को गाली नहीं दे सकते, डॉक्टर तो अपना ड्यूटी ही निभाएगा, लेकिन जो काम करने का है वो काम तो सरकार के स्तर से होगी, नीतीश कुमार के नजरिए से होगी। तो सवाल निशान नीतीश कुमार से पूछा जाएगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, बिहार में नरेंद्र मोदी जी पटना में रुके थे, राजभवन में रुके थे। राजभवन से पीएमसीएच कितना दूरी था, राजभवन से इंदिरा गांधी कितना दूरी पर था, राजभवन से पटना एम्स कितना दूरी पर था? क्या पीएम नरेंद्र मोदी का फर्ज नहीं बनता है एक बार चले जाओ बिहार के तमाम हॉस्पिटलों की सच्चाई देखने के लिए, एक बार चले जाए बिहार की हॉस्पिटल और शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते और एक बार पीएम नरेंद्र मोदी किसी सरकारी स्कूल में भी निकल जाते तो पता चल जाता पीएम नरेंद्र मोदी को कि बिहार की सच्चाई क्या है। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी को निकलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हीं के नीति आयोग कहता है कि बिहार में जो स्थिति है वो मैं बता देता हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर कहता है कि बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा के मामले में जो नीति आयोग का मापदंड है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार में मानव विकास में शिक्षा हेल्थ के मामले में सबसे पिछड़ा है। यानी शिक्षा और हेल्थ के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा है। ये रिपोर्ट किसका है? नीति आयोग का रिपोर्ट है। नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के यानी खुद के ही आयोग के रिपोर्ट तो पढ़े ही होंगे, उन्हें तो सच्चाई पता है कि बिहार किस परिस्थिति में झेल रहा है, बिहार किन परिस्थितियों को झेल रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे से नहीं बच सकते हैं। 20 साल हुआ लेकिन नीतीश कुमार पलायन नहीं रोक पाए। 20 साल हुआ नीतीश कुमार बेरोजगारी कम नहीं कर पाए। 20 साल हुआ नीतीश कुमार बिहार में एक इंडस्ट्री लेके नहीं आ पाए। 20 साल हुआ नीतीश कुमार बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार पाए। 20 साल हुआ नीतीश कुमार बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधार पाए। तो 20 साल में नीतीश कुमार किए क्या? 20 साल में नीतीश कुमार बिहार में भ्रष्टाचार रोक नहीं पाए। आज अगर आप बिहार में किसी भी विभाग में जाइएगा, बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा। बिहार में अफसरशाही चरम पर है और इसके जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में अपराध बढ़ रहा है और अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। एक दौर था जब बिहार को जंगल राज कहा जाता है, लेकिन आज के दौर में बिहार में जंगल राज से भी बदतर स्थिति है। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के उस सुशासन वाले राज में, नीतीश कुमार के सुशासन वाली राज्य की स्थिति ये हो चुकी है, हर दिन आपको कोई ना कोई हत्या की खबर आती है। बिहार के किसी ना किसी कोने में, पटना में आपको गोली चलते खबर आ जाएगी। ये क्या है सुशासन वाली राज? क्या इसे हम सुशासन वाले राज कहेंगे? क्या इसे हम राम राज कहेंगे? क्या ये बिहार की सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने बिहार को किस नजरिए से बर्बाद किया? नरेंद्र मोदी की बीजेपी यानी डबल इंजन की सरकार ने बिहार को किस प्रकार से बर्बाद कर दिया? बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और बिहार के अंदर अपराध चरम पर है। बिहार में रोजगार है ही नहीं। बिहार अपना सबसे बुरा दौर दिख रहा है और इस दौर को देखने के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है, कोई और नहीं है। और इन दोनों को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा, नहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कहीं तस्वीर ना पलट जाए, कहीं वो तस्वीर ना आ जाए जब भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए, जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में वजूद भी ना बचे। और ये भी सच्चाई है कि आज के समय में अगर भाजपा अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़ती है तो 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। ये बातें नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बिहार चुनाव अभी चल ही रही है तो नरेंद्र मोदी और भी बिहार दौरे करने आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, सारे नेता आएंगे, लेकिन बिहार की जनता भी अपने सवाल तैयार रखे रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और उन तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं नेताओं को घेरे। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहें टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।